हम लोगों ने एक न्यू नॉर्मल तो सेट कर ही दिया विथ ऑपरेशन सिंदूर। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हुआ कि कंटिन्यूसली न्यूक्लियर डिटरेंस की बात होती थी। अब वो न्यूक्लियर डिटरेंस को हमने ब्रेक कर दिया व्हेन वी एक्चुअली वेंट एंड did whatever we did after OPC and at the time of OPC. So to that extent हमने वो डीलिंक कर दिया या डीबंक कर दिया वो न्यूक्लियर डिटरेंस। Also lot of the basis of terror organizations came to be demolished. लेकिन पाकिस्तान का सिचुएशन उनकी ऐसी है कि वो ये सब चीज इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो दोबारा इसमें उतरेंगे या उतर भी गए होंगे और टेरर एक्टिविटीज को वो कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते रहेंगे बिकॉज दैट इज ऑलमोस्ट देयर स्टेट पॉलिसी। ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों में न्यू नॉर्मल है। अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट भारत में कोई हमला करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये जवाब पाकिस्तान की जमीन पर दिया जाएगा। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के बाद भारत में क्या बदला है। इस बातचीत में मेरे मेहमान हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अतुल चंद्र कुलकर्णी, जो कि एनआईए में स्पेशल डीजी रहे हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस में जॉइंट सीपी क्राइम रहे हैं, महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ रहे हैं और साथ में सीआईडी के प्रमुख भी। देश में पहली बार एक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई और उसके बारे में पब्लिक को बताया भी गया। प्रहार, जैसा कि आप जानते हैं उसका नाम है। उस पॉलिसी की क्या खास बात है? काउंटर टेररिज्म पॉलिसी इज इन द मेकिंग फॉर लास्ट at least some years, if not many years. And Pahalgam was of course the last straw, proverbial straw on the camel's back, because the innocent citizens got killed. They had gone there for tourism purposes. Not only that, इन लोगों को मतलब पूछ के इनको मारा गया कि क्या तुम हिंदू हो मुस्लिम हो। और ये सब लोग जो है वो इंटरलैंड से आए थे, उनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था, वो केवल टूरिज्म पर्पजेस के लिए वहां गए थे। और एक ये उसमें से मतलब काफी उसमें से जनाक्रोश रहा आफ्टर दिस इंसिडेंट। और हम लोगों ने फिर वो आगे चल के ऑपरेशन सिंदूर वाली कार्रवाई भी की देश ने। लेकिन काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की जरूरत है, ऐसा एक बड़ा एक्यूटली महसूस हुआ और उसके तहत फिर ये काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है, पहली बारी भारत सरकार ने ये पॉलिसी काउंटर टेररिज्म की पब्लिश की है। और मुझे तो लगता है कि ये पॉलिसी दिस रन्स इन ओनली अबाउट 8 पेजेस, अ वेरी स्मॉल एंड ब्रीफ डॉक्यूमेंट, बट आई फील कि ये अपने देश के लिए बड़ी जरूरी चीज़ थी कि हमारे लिए अपनी एक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी रहे, जिसके तहत हम क्या करेंगे और क्या कहाँ तक सह लेंगे कोई भी चीज़, मतलब एक टॉलरेंस वाली जो बात है, ये सभी चीज़ जो है वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट हो गई। और ये डॉक्यूमेंटेशन बड़ा ज़रूरी था इन द चेंजिंग लाइफ ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री। एंड आपने तो पढ़ी होगी, इसके ऊपर मैंने कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। और बेसिकली ये पॉलिसी में थ्रेट प्रोफाइल भी दिया गया है। सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इसमें इंट्रोडक्शन में पॉलिसी का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किस वजह से ये पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई और थ्रेट प्रोफाइल में भी किस तरीके के थ्रेट्स अपने देश को है सिक्योरिटी के हिसाब से, ये भी बताया गया है। तो थोड़ा मैं छोटे मुद्दों पे अगर आप कहे तो थोड़ा प्रकाश डालूंगा। तो इंट्रोडक्शन में जो है वो इन्होंने ये मतलब डिक्लेयर किया है कि इंडिया हैज रिमेन्ड कंसिस्टेंटली अपोज्ड टू टेररिज्म एंड इट डज नॉट लिंक टेररिज्म टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनलिटी और सिविलाइजेशन।
ये कई बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है एक तरीके से पॉलिसी के जरिए। इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड बाय द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, ये एक तीसरी चीज इसमें बड़े ही एम्फेटिकली स्टेट की गई है। इट इज दिस प्रिंसिपल्ड अप्रोच विच इन्फॉर्म्स इंडियन पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। पॉलिसी पे भी आता हूं मैं, उसके पहले थोड़ा सा थ्रेट प्रोफाइल के बारे में। तो थ्रेट प्रोफाइल में ये भी बताया गया है कि we have been affected by, the country has been affected by sponsored terrorism from across the border. We are on the target of global terrorist groups like Al-Qaeda, ISIS, and also within the country through the sleeper cells. There has been frequent use of latest technologies by these elements who are inimical to the internal security of the country, including drones, and also they have been engaging the organized criminal networks which are existing in the country for logistics and recruitment. तो ये थ्रेट प्रोफाइल में ये सब चीज़ें बताई गई है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस यूज़ की जा रही है, एनक्रिप्शन, डार्क वेब, क्रिप्टो वॉलेट्स एक्सेट्रा आर अलाउइंग दिस ऑपरेटर्स टू ऑपरेट एनोनिमसली, ये भी बताया गया है। और दो तीन इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बताई गई है। ये है कि डिसरप्टिंग, इंटरसेप्टिंग द टेररिस्ट एफर्ट्स टू एक्सेस एंड यूज chemical, biological, radiological, nuclear, explosive and digital material, it remains a major challenge. The second challenge that has been mentioned is threat of state and non-state actors in misusing these technologies for lethal purposes is the other area of concern. And targeting India through cyber attacks is definitely an ever-present and ever-growing challenge. तो ये सब चैलेंजेस जो है ये थ्रेट प्रोफाइल में बताई गई। इसके बाद में द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज अबाउट द 7 strands ऑफ द पॉलिसी, हार पॉलिसी। अब इसमें थोड़ा सा मैं आई वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द सिमिलर पॉलिसीज ऑफ सम अदर कंट्रीज। सो वी हैव मेनली ड्रॉन फ्रॉम द कंटेस्ट पॉलिसी ऑफ यूके। We can compare our policy with that. That was last updated in 2023, the UK policy. And they have these 4 important strands: prevent, pursue, protect and prepare in their strategy, their policy. And then there are various key aspects of it, and they have been kind of adding and updating it from time to time. There is a similar policy of the US which is having its own pillars. There are about 6 or 7 pillars, including global partnerships and targeted operations in the US policy. So for example, global partnerships like with Trans-Sahara City Partnership with those countries there. The Australian key pillars include 4 or 5 such pillars, including legislative framework, including listing of terror organizations. Even the US does a listing of terror organizations. And as we are aware, the Lashkar-e-Taiba is existing on the US terror organization list. We have drawn from most of them, and we have, of course, our own situation to look at and to factor in when we devise our strategy. अपनी स्ट्रैटेजी के जो 7 पहलू है, उसमें से पहला पहलू है कि प्रिवेंशन ऑफ टेरर है। Now, इसमें क्या है कि India has always followed a proactive approach, intelligence guided approach. We have things, I mean, organizational setups like multi-agency sector, joint task force on intelligence, which are basically housed in the intelligence bureau, and they remain the nodal platforms for efficient and real-time sharing of CT-related inputs across the country and subsequent prevention against disruption. So basically, the challenge was to bring uniformity in the approaches of the law enforcement agencies of the states and the center, and this was also attempted by the NIA in terms of developing a template for the 80 agencies, anti-terror agencies of the states, as to how it should be and how it should respond. So these are all the, I would call them the
first strand, different dimensions of the first strand called prevention of terror attacks. In fact, as I recollect, just before admitting office in NIA, we had, on the instructions of Union Home Minister, we had the National Terror Database also housed in the NIA, and there is a mechanism to share the terror-related information just on a click with the states and other law enforcement agencies. So that is working very well, and it's a very strong center, a very strong database which is there. I remember while in the NIA, we were in a small span of 6 months, we were able to get more than half a dozen terror suspects and accused hold up abroad. And there was a phenomenal cooperation from all the countries, from the Southeast Asia to the European developed countries, and we could get them to face the law in our country. And this is an ongoing process. So this has also been kind of the effect of the international efforts that we have taken. Bilateral and multilateral exchanges of global best practices in counterterrorism are helpful, and they are undertaken on a regular basis. There, people also keep visiting us, and they keep visiting and exchanging notes. I would say a very well thought out policy. No policy, anyways, is perfect. So it is always a work in progress. So this policy also, I'm sure, will undergo improvement in times to come. They have also in the policy mentioned the way forward, and in the way forward they have mentioned coordinated multi-agency actions, national actions coupled with international and regional cooperation in addressing transnational terrorism challenge. India will continue to work for a comprehensive framework on international terrorism while pursuing its counter-terrorism policy and strategy Prahar, which aims to criminalize all terrorist acts and deny access to funds, weapons and safe havens to the terrorists, their financiers and supporters. So this is probably the crux of Prahar policy in terms of what it intends to do. India would continue its efforts together with the international community to counter the global challenge of misuse of information and communications technology for terrorism purposes. Besides, investment in technology and partnerships with private enterprise have been included to mitigate futuristic terror threats. So basically, very exhaustive kind of a thinking at policymakers level, and it has been now formulated in terms of a policy which goes by the acronym Prahar, taking the first letters from all the 7 strands. That's a short response, let's say, after the in the aftermath of Belgaum, and of course in continuation to OPC. सर, आपने महाराष्ट्र एटीएस को हेड किया है और जो वे फॉरवर्ड है प्रहार का, उसमें बात की गई है कैपेसिटी बिल्डिंग की. आपको लगता है कि ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है? जी. आपको लगता है कि आज की हालत में हमारे जितनी देश भर की पुलिस के एंटी टेररिस्ट या स्क्वाड, जैसे दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल कहा जाता है, उनकी कैपेसिटी जितना हमारा थ्रेट वेक्टर है उसके साथ मैच करती है? See, it is, as I said, it is a work in progress. The NIA and all the central agencies try to handhold the state agencies in bringing them on par. So NIA has also started hosting a 2-day annual anti-terrorism conference, which is addressed by the Union Home Minister, in which all the state agencies participate. And there has been a good development, consistent development over past few years in terms of getting their capacities built up. And I think that this will be continued over the period of time. And all the agencies, the aim is to bring all the agencies on par with each other, so that they are fully equipped to deal with any situation. सर, किसी भी टेरर इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम भूमिका होती है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसको सही समय पर उसकी जांच करके उससे निष्कर्ष निकालने की, और जिस हिसाब से लगातार तमाम आपराधिक मामलों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, और हमारी फोरेंसिक लैब्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो
उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बहुत जल्दी जांच करके एक रिपोर्ट मुहैया करा पाए। मुझे मालूम है कि शायद एनआईए ने अपने लिए एक डेडिकेटेड फोरेंसिक लैब की मांग की थी, खासतौर पर जो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आते हैं, क्योंकि जितनी भी टेरर केसेस हैं उसमें मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर और तमाम दूसरी चीजें, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिनके एनालाइज करने की जरूरत होती है। उस पर आगे कार्रवाई हुई है। एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है कि जिसमें एनएफएसयू जो है दिल्ली में, वो एनएफएसयू का काफी सारा कैपेसिटी जो है वो एनआईए के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, और आई थिंक दैट इज वर्किंग ओके। होता क्या है कि दीज डेज एवरी एविडेंस प्रैक्टिकली इज पासिंग थ्रू द डिजिटल मीडिया। सो साइबर में हर चीज का कोई एक फुटप्रिंट है, और वो वॉल्यूमिनस डेटा हो जाता है एनालाइज करने के लिए। तो उसमें एक आध जब इंसिडेंट गोज थ्रू, टेरर इंसिडेंट, तब जाके वो काफी प्रेशर सा बढ़ जाता है। बट देयर इज अ मैकेनिज्म व्हिच इज then we send things to separate places, like something goes to Kerala ka laboratory, something goes to Gujarat ka laboratory, something goes to NFSU, and we also request the dedicated FSLs, let's say for CBI and other wings, to chip in. So I mean, to a great extent that works. आपके हिसाब से what is the biggest takeaway from Operation Sindoor? हम लोगों ने एक न्यू नॉर्मल तो सेट कर ही दिया विथ ऑपरेशन सिंदूर। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हुआ कि कंटिन्यूसली न्यूक्लियर डेटरेंस की बात होती थी, अब वो न्यूक्लियर डेटरेंस को हमने ब्रेक कर दिया व्हेन वी एक्चुअली वेंट एंड did whatever we did after OPC, I mean at the time of OPC. So to that extent हमने वो डीलिंक कर दिया या डीबंक कर दिया वो न्यूक्लियर डेटरेंस। Also lot of the basis of terror organizations came to be demolished. लेकिन पाकिस्तान का सिचुएशन उनकी ऐसी है कि वो ये सब चीज इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो दोबारा इसमें उतरेंगे या उतर भी गए होंगे, और टेरर एक्टिविटीज को वो कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते रहेंगे, बिकॉज दैट इज ऑलमोस्ट देयर स्टेट पॉलिसी। हर चीज में जो है वो कहने को तो कहते हैं हम नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, हम हमारा स्टेट करके रोल नहीं है, लेकिन स्टेट का रोल जो है वो वे बैक इन दी 2008 टेरर अटैक इन मुंबई वो उजागर हो गया है, which was later on revealed by David Headley in his deposition in the court, Mumbai court, by video link. And that he has very clearly stated that this was all being planned at the army formation. And there was a continuous guidance, there was a continuous training, etc. etc. So that is going to be probably our worry for all time to come. But we have definitely been able to deter, I mean the nuclear deterrence वाला जो मैटर है उसमें निकाल लिया है, and I think with this we have also we'll be able to learn our own lessons, हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए और हमने अपने आप को कैसे इक्विप रखना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी जो है वो जो इसमें प्रहार में भी बोली गई है, ड्रोन्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तो ऑल दीज थिंग्स आर एवर डेवलपिंग चैलेंजेस, एवर इवॉल्विंग चैलेंज, जिनको हमको मात देनी पड़ेगी अपने प्रिपरेशन के जरिए। और प्रिपरेशन हमारी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन। एक आध एपिसोड चला जाता है, मतलब निकल जाता है, हो जाता है, लेकिन टेरर इंसिडेंट्स जनरली बाय एंड फार, आई मीन देयर हैव बीन फ्यू एंड फार बिटवीन, जो कि लास्ट कम से कम एक डिकेड में हम लोग बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सर। Thank you, Ryan.